तो सबसे पहले ग्रोथ के मोर्चे पर एक अच्छी खबर। मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 4.3% से बढ़कर सीधे 8.4% हो गई है, यानी लगभग डबल। सरकार ने FY24 के लिए जीडीपी अनुमान भी 7% से बढ़ाकर 7.6% कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रीज और पब्लिक एडमिन में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। और जीडीपी के आंकड़ों पर ज्यादा बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर। अदिति, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। सबसे पहला सवाल कि ये जो लग रहा है सरप्राइज, ये कितना सरप्राइज है? देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वार्टर है जीडीपी डेटा का, जहां पे हमें जीडीपी वाले मैट्रिक में एक बहुत ही बढ़िया अपसाइड सरप्राइज मिला है। जीडीपी में ग्रोथ एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर है और पिछले क्वार्टर से भी ऊपर है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके साथ साथ जो जीवीए मैट्रिक होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड वाला, वहां पे जिस तरह से हमने फेयर किया था, ग्रोथ Q1 Q2 से Q3 में काफी कम आई है। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जीवीए की ग्रोथ 6% से पे आएगी, तो उससे तो बेहतर है 6.5% पे। लेकिन H1 से लेके Q3 में काफी शार्प स्लो डाउन है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वार्टर है, जहां पे जीडीपी में सिक्वेंशियल टर्म्स में इंप्रूवमेंट है, जीवीए में स्लो डाउन है। और अगर हम देखें तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होता है वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, टैक्सेस लेस सब्सिडीज। उसमें एक 32% का उछाल है Q3 में। जो ये डाइवर्जेंस, इसकी वजह से ये डाइवर्जेंस जीडीपी और जीवीए में आ रही है। सर्टेनली ये तो देखिए सस्टेनेबल नहीं है। और अगर हम Q4 की तरफ देखें तो जो पूरे साल का अनुमान अब NSO ने दिया है, उसमें से अगर हम 9 महीनों का डेटा बाहर निकालें तो जो इम्प्लिसिटली Q4 के लिए बचता है वो जीडीपी के लिए एक 5.9% एक्सपेंशन दर्शा रहा है और जीवीए के लिए 5.4% एक्सपेंशन दर्शा रहा है। तो इन दोनों में ही Q4 में Q3 के कंपैरिजन में स्लो डाउन है। जी, तो ये बताइए अदिति कि अब चुनावी साल भी है और सरकार के लिए बहुत मैटर करता है। तो इन लोगों ने जो आप कह रही हैं उसके हिसाब से तो 7% से उल्टा 7.6% किया है। कहानी पूरी, मतलब ये इसका बेस क्या हो सकता है, लॉजिक क्या हो सकता है इसके पीछे? एक्चुअली पिछले साल का डेटा नीचे रिवाइज किया गया है, तो जो ग्रोथ है FY23 की, वो पहले 7.2% अनुमानित थी। जी जी। अब वो 7% पे अनुमानित है। तो एक्चुअली ये एक रीजन है कि इस साल का जो एडवांस्ड एस्टिमेट है वो अपवर्ड रिवाइज अब हो गया है। लेकिन देखिए, ये इतना बहुत ही क्वार्टर्स के बाद इस तरह से डेटा आया है जहां इतना सारे डाइवर्जेंसेस हैं। तो अभी इसको हमें थोड़ा और, इकोनॉमिस्ट लाइक माई सेल्फ विल हैव टू स्टडी डेटा अ लॉट मोर टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली क्या क्या रीजंस हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशन से जीडीपी में इतना फर्क ट्रेंड निकल के आया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आदिति। इंतजार करते हैं हम डेटा और क्लियर हो, इस पर और क्लैरिटी मिले। पढ़ते आगे, CNBC आवाज की खबर पर मुहर लग गई है। कैबिनेट ने सेमी कंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी है। टाटा ग्रुप और ताइवान की PSMC का पहला सेमी कंडक्टर प्लांट गुजरात के धोलेरा में लगेगा। संवाददाता असीम मनचंदा ने अश्विनी वैष्णव से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हमारे साथ इस वक्त टेलीकॉम एंड IT मंत्री। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। दशकों के बाद भारत को अपना सेमीकंडक्टर फैब मिलने वाला है। बहुत बड़ी बात है आज, और मोदी है तो मुमकिन है। 1962 से देश में प्रयास हो रहा था कि किस तरह से सेमीकंडक्टर फैब आए। आज भारत में पहली कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब कैबिनेट में अप्रूव हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का जो संकल्प है, उस संकल्प में ये बहुत बड़ी कड़ी है, क्योंकि 62 में, 70 में, 84 में, 2005 में, 7 में, 2011 में कई बार प्रयास हुए, लेकिन फाइनली सफलता मिली मोदी जी के बहुत स्पष्ट नीति और बहुत अच्छे निर्णयों के कारण आज ये सफलता मिली। तो सर, 3 प्रपोजल सेमीकंडक्टर के अप्रूव हुए, अगर आप डिटेल दे पाए किस तरह के ही प्रपोजल हैं ये तीनों? हाँ, पहला सेमीकंडक्टर फैब जो कि धोलेरा में लगेगा वो है टाटा और ताइवान की पावर चिप के जॉइंट वेंचर में। इसमें जो वेफर बनेंगे, महीने के 50,000 वेफर बनाने की कैपेसिटी होगी इसमें, और एक वेफर के अंदर करीब 5,000 चिप्स होती हैं। और ये चिप्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी की चिप्स बनेंगी। इन चिप्स का उपयोग
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, नॉर्मल कार, स्कूटी, हर तरह के ऑटोमोबाइल सेक्टर में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, घर में पंखा लगता है, जो लाइट लगती है, इन सब में इसका उपयोग होगा और बहुत बड़ा इससे डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा। सर क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो कितनी इन्वेस्टमेंट आप देख रहे हैं इसके अंदर? मैं दूसरे और तीसरे प्लांट के बारे में बताता हूँ। दूसरा प्लांट आसाम में लगेगा। आसाम में आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा फोकस किया है। एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, हर तरीके से नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हो। और आज इतना बड़ा हाईटेक इन्वेस्टमेंट, 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आसाम में, वो भी इतनी हाईटेक इंडस्ट्री, इससे 4 करोड़ 80 लाख चिप्स, ये छोटी सी चिप है, देख रहे हैं आप कितनी छोटी साइज है, ऐसी 4 करोड़ 80 लाख चिप्स बनेंगी जो दुनिया भर के ऑटोमोबाइल सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, मोबाइल सेक्टर में, लैपटॉप में, इन सब में यूरोप और अमेरिका के बड़े मैन्युफैक्चरर्स को एक्सपोर्ट होगी। भारत में उसका उपयोग होगा। तो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सर प्रोडक्शन कब तक हम शुरू होता हुआ देख सकते हैं इन प्लांट्स के अंदर? खासतौर पे फैब लगाने में भी मुझे लगता है 4 से 5 साल का वक्त लगता है। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। नॉर्मली 4 से 5 साल का वक्त लगता है, लेकिन आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी के काम करने का तरीका। अपने माइक्रॉन का यूनिट देखें, अप्रूवल के 100 दिन के अंदर अंदर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया और बहुत तेजी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसी तरीके से यहाँ भी पीएम साहब ने टारगेट रखा है हमको, हम सबके सामने 100 दिन के अंदर अंदर प्लांट, इन तीनों प्लांट का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होना चाहिए और बहुत जल्दी इसका कंस्ट्रक्शन होगा, तेजी से कंस्ट्रक्शन होगा। एक और बहुत बड़ी बात है, आप इस पूरी वैल्यू चेन को अगर देखें, इस वैल्यू चेन में डिजाइन है, फैब है और एटीएमपी है। डिजाइन में करीब 3 लाख इंजीनियर्स देश में जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चिप्स को डिजाइन करते हैं। अब फैब आ गई भारत में, और एटीएमपी की पूरी टेक्नोलॉजी भारत में डेवलप हो गई है। बहुत प्रयास लगा, लेकिन वो टेक्नोलॉजी पूरी डेवलप हो गई है और अब फैब की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी भारत आत्मनिर्भर हो जाएगा। यानी इस पूरी वैल्यू चेन में, डिजाइन में, फैब में, एटीएमपी में, पूरे में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। आखिरी सवाल, कई आपके इस प्रोग्राम को जो आपने सब्सिडी स्कीम लेकर के आए, काफी सारी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया, देखा कि काफी सक्सेसफुल रहा, कंपनियों का रिस्पॉन्स आया। कई सारी कंपनियों के प्रपोजल अभी अंडर कंसिडरेशन है, वो भी बाद में कंसिडर किए जाएंगे। बहुत एक रोबस्ट प्रोसेस बना है जिसमें देश दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हर प्रपोजल का इवैल्यूएशन करते हैं और जैसे जैसे वो रिकमेंडेशन करते हैं वैसे वैसे कैबिनेट में लेके जाते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए 20 साल तक का कार्यक्रम रखने का मार्गदर्शन दिया है। उनके नेतृत्व में भारत सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा हब बन के निकलेगा। कैबिनेट की बैठक में आज दूसरे भी बड़े फैसले हुए हैं। पीएम सूर्योदय योजना को भी कैबिनेट ने मुहर लगा दिया है। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी और ये 1 करोड़ परिवारों को ही मुफ्त बिजली के 300 यूनिट मिलने के बाद 15,000 रुपया सालाना आमदन भी होगी। और अब अबू धाबी से आवाज की स्पेशल रिपोर्ट। ऑनलाइन वीडियो गेम, ई फिल्म जैसे प्रोडक्ट पर विदेशी कंपनियों को अब टैक्स देना पड़ सकता है। अबू धाबी WTO कॉन्फ्रेंस में भारत ने ड्यूटी में रियायत को और आगे बढ़ाने का विरोध किया है। डिटेल्स लेते हैं लक्ष्मण रॉय से, जो अबू धाबी से जुड़े हैं। बताएं लक्ष्मण जी। मैं इस वक्त अबू धाबी में हूं, जहां WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन है। पहले इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा हुई, वो था ई कॉमर्स पर टैक्स लगाने को लेकर के। विदेशी कंपनियों से जो ऑनलाइन गेमिंग या फिर ई फिल्म या फिर ई बुक्स हम लोग खरीदते हैं, उस पर फिलहाल कोई देश कोई टैक्स नहीं लगा सकता है और ये प्रावधान किया गया WTO में। लेकिन टैक्स नहीं लगाने की जो मियाद है, मोरेटोरियम है, वो इसी साल 31 मार्च को खत्म हो रही है। भारत समेत कई देश चाहते हैं कि टैक्स लगाने का अधिकार उनको मिले। हालांकि यूरोप और अमेरिका टैक्स लगाने के फिलहाल पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर मोरेटोरियम खत्म हो जाता है तो फिर भारत जैसे देश इस पर टैक्स लगा सकेंगे और विदेशी कंपनियां जो कमाई करती हैं उन पर उनको टैक्स देना पड़ेगा। अगर वो भारत जैसे देशों में
इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र के जरिए अपनी फिल्म भेजते हैं, गेम भेजते हैं या फिर डिजिटल बुक भेजते हैं तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि अंतिम फैसला अभी नहीं हुआ है। शाम में साझा घोषणा पत्र जारी होगा जिसमें पता चलेगा कि आखिर फैसला क्या हुआ। लेकिन इस घोषणा पत्र में दो बातें लगभग साफ हो गई हैं कि किसानों को जो सरकारी मदद दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है, मछुआरों को, फिशरी सेक्टर को जो सब्सिडी दी जाती है, उसमें फिलहाल कोई मौजूदा प्रावधान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि स्थायी प्रावधान भारत चाहता था, लेकिन उस पर भी शायद आम सहमति बनती हुई कम दिख रही है। इस बीच एक अच्छी बात यह हुई है कि WTO का दायरा बढ़ा है, 2 नए सदस्य देश इसमें शामिल हुए हैं। अब इनकी संख्या बढ़कर 164 से 166 हो गई है और 22 और देशों ने अपने आवेदन दिए हैं जो अभी तक लंबित है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और अब बात करते हैं बाजार की। कल की गिरावट के बाद आज फरवरी एक्सपायरी के दिन बाजार में तेजी देखने को मिली। इसी की तेजी के साथ सेंसेक्स 195 अंक चढ़कर 72,500 पर बंद हुआ। निफ्टी 32 अंक चढ़कर 21,983 पर बंद हुआ है। आज सबसे ज़्यादा तेजी मेटल, PSC, बैंकिंग इंडेक्स में रही। साथ ही फार्मा और FMCG इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए हैं। आइए बाजार का हाल जानते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, बताइए सेक्टर्स और शेयर्स के लिहाज से आज के बाजार को कैसे समझाएंगे? तो न्यूज़ फ्लोज इवेंटफुल डे था आज, तो उसका इम्पैक्ट और बाद में एक्सपायरी थी तो एक बढ़िया फ्लो MSCI का और अदरवाइज भी यहाँ पे बनते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज अदानी समूह, अदानी इंटरप्राइजेस के 2% की तेजी यहाँ, अदानी पोर्ट 1.5% ऊपर रहा। इंडसइंड बैंक पूरे 2% ऊपर रहा। टाटा कंज्यूमर करीब 1%, 2% के आसपास तेजी यहाँ देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में हॉस्पिटल स्पेस से अपोलो हॉस्पिटल 4% नीचे, लगातार दूसरा दिन जब बिकवाली में एक्स राइट्स रहा। यहाँ पर एक्स बायबैक प्राइस जो था वो करीब बजाज ऑटो में 3.5% के आसपास, L&T इन्फोटेक लगातार दूसरे दिन गिरावट, और आयशर मोटर्स करीब 2% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा इन्फीबीम 9% ऊपर रहा। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस 6.5% की तेजी, इंगरसॉल रैंड 7.5% ऊपर और एप्टस वैल्यू 7% की तेजी मिड कैप में यहाँ आते हुए दिखाई पड़ी। गिरने वाले शेयरों में KSB पंप नंबर्स के बाद 7% नीचे, रेनबो मेडिकल 5% नीचे, नेटवर्क 18 5% नीचे और TV 18 5% नीचे। इसके अलावा कुछ PSU बैंक्स में आज गेनर जो बने उसमें यूनियन बैंक 4% की तेजी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 3% ऊपर, यूको बैंक 3% ऊपर और केनरा बैंक करीब 3% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित। और बाजार में इस वक्त मिड कैप, स्मॉल कैप से निवेशक थोड़ा बच कर रहे हैं, ऐसा कहना है कोटक AMC के MD और CEO नीलेश शाह का। उन्होंने कहा कि बाजार में स्मॉल कैप के महंगे वैल्यूएशन से डर लग रहा है, मगर निवेशक लार्ज कैप शेयरों में निवेश कर सकते हैं। नॉर्मली लार्ज कैप बिजनेसेस में वैल्यूएशन ज्यादा रहता है बिकॉज वहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी है। हम लंबी अवधि के लिए जब निवेश करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो देखते हैं। बड़ा बिजनेस हो, लार्ज कैप कंपनी हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी अनुमान थोड़ा लंबे समय के लिए कर सकते हैं। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे कितनी कंपनीज रहेगी, कितनी नहीं रहेगी, उसका अनुमान लगाना मुश्किल होता जाता है। एंड इसीलिए लार्ज कैप के वैल्यूएशन स्मॉल एंड मिड कैप से ऊपर रहते हैं, माइक्रो कैप, मिनी कैप से ऊपर रहते हैं। जनरली जो कर्व होता है वो ऐसे होता है, लार्ज कैप ऊपर वैल्यूएशन, माइक्रो कैप, मिनी कैप लोअर वैल्यूएशन। आज का ऐसा हो गया है, लार्ज कैप का वैल्यूएशन नीचे है, उसके ऊपर मिड कैप है, उसके ऊपर स्मॉल कैप है, उसके ऊपर माइक्रो कैप है, उसके ऊपर मिनी कैप है और उसके आगे फ्रेम के बाहर SME एक्सचेंज है। जब इस प्रकार का वैल्यूएशन हो तो डेफिनेटली निवेशकों को थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जरूरी है स्मॉल कैप में, माइक्रो कैप में, मिनी कैप में और SME एक्सचेंज में। निवेशक स्मॉल कैप को लेकर सतर्क रहें और लार्ज कैप में कमाई के मौके देख सकते हैं। देखिए मार्केट दिग्गज नीलेश शाह के साथ खास बातचीत आज शाम 7:27 पर। RIL, वायाकॉम 18 और डिज्नी इंडिया के बीच कल ब्लॉकबस्टर डील हुई है। जॉइंट वेंचर में रिलायंस करेगा 11,500 करोड़ रुपए का निवेश। डील के तहत रिलायंस अब स्टार इंडिया को कंट्रोल करेगा। बाकी डिटेल्स आपको बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा।
तो मीडिया स्पेस में एक मेगा डील रिलायंस इंडस्ट्रीज और डिज्नी के साथ ही एक ब्लॉकबस्टर डील होते हुए दिखाई पड़ी है। और इस डील की अगर कुछ डिटेल्स देखी जाए तो रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 16.34% के आसपास की हिस्सेदारी रखेगा, वायोकॉम की 46.82% के आसपास की हिस्सेदारी होगी, डिज्नी जो कि करीब 36.84% के आसपास की हिस्सेदारी इस डील के अंदर रखेगा। 11,500 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश जो कि रिलायंस नई एंटिटी में करेगा और इस नई एंटिटी की कुल वैल्यू 70,352 करोड़ रुपए के आसपास रहेगी। नीता अंबानी इस नई एंटिटी की चेयरपर्सन होंगी और साथ ही साथ उदय शंकर वाइस चेयरपर्सन के तौर पर इस जेवी में रहेंगे। इसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात किया तो 2024 अंत तक या 2025 की पहली तिमाही तक ये जो डील है पूरी एग्जीक्यूट होते हुए दिखाई पड़ेगी और एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की ये सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर शुमार होते हुए दिखाई पड़ेगी। रेवेन्यू के आधार पर भी 120 चैनल होंगे, 3 बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स भी इस जेवी के तहत आते हुए दिखाई पड़ेंगे। करीब 40% विज्ञापन का जो मार्केट शेयर है वो ये एंटिटी कमांड करेगी और डिज्नी के करीब 30,000 से ज्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट का लाइसेंस भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास होगा। कैसी होगी रूपरेखा? अगर अब तक कलर्स वायोकॉम के साथ था तो अब स्टार प्लस और स्टार गोल्ड भी यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा GC स्पेस में। स्पोर्ट्स स्पेस में स्पोर्ट्स 18 के साथ साथ स्टार स्पोर्ट्स भी अब शामिल होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अगर OTT स्पेस की बात की जाए तो जियो सिनेमा के साथ वूट और डिज्नी हॉटस्टार भी अब शामिल होते हुए दिखाई पड़ेंगे। रेवेन्यू के लिहाज से डिज्नी और नेटवर्क 18 का जो कुल रेवेन्यू है 25,000 करोड़ रुपए के आसपास बैठेगा FY 23 में। वहीं जी एंटरटेनमेंट करीब 8,087 करोड़ यानी कि सेकंड बेस्ट पीयर के सामने भी रफली 3 गुना के आसपास के रेवेन्यूज रहेंगे। टाइम्स और सोनी करीब 6,500 करोड़ और 8,000 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यूज यहां पर। इसके अलावा टाटा प्ले 4500 करोड़, सन टीवी करीब 3700 करोड़, एयरटेल डिजिटल करीब 2900 करोड़ और डीबी कॉर्प रफली 2100 करोड़ रुपए के आसपास के FY 23 के रेवेन्यूज थे। ओवरऑल इस सेक्टर की अगर ग्रोथ की बात की जाए तो 2022 में कहा 6,850 करोड़ रुपए के आसपास की एक स्ट्रीमिंग मार्केट का साइज था, जो 2023 तक 7,300 करोड़ पहुंचा और अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक ये 9,100 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर अचीव कर लेगा। तो इस तरह की बड़ी ग्रोइंग मार्केट के अंदर एक मेगा डील रिलायंस की तरफ से होते हुए दिखाई पड़ी है। और कोटक AMC के नीलेश शाह ने भी RIL डिज्नी डील को थम्स अप दिया है। उन्होंने कहा है कि रिलायंस ने सस्ते वैल्यूएशन के साथ डिज्नी डील की है, भविष्य में मीडिया सेक्टर बेहतर ग्रोथ करेगा। हमारी मीडिया हमारे हाथ में होनी चाहिए, विदेशी हाथ में रहेंगे तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि विदेशी हाथ में जो मीडिया है वो अपना दुरुपयोग करती है, बट एक पोटेंशियल रिस्क है। तो इस प्रकार से जब लोकल एंटरप्रेन्योर्स, लोकल बिजनेसमैन, लोकल इन्वेस्टर्स मीडिया को ओन करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी चीज, यहाँ पे टाइमिंग देखिए, जब डिज्नी ने स्टार टीवी खरीदा था तब उसकी वैल्यूएशन तकरीबन $15 बिलियन के आसपास थी। आज वो तकरीबन $3-4 बिलियन के आसपास रह गई है। सो टाइमिंग इज एवरीथिंग। उन्होंने असेट महंगी खरीदी, उनका अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा। आज वही असेट लोकल बिजनेस सस्ते में खरीद रहे हैं, हो सकता है उनका अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, जब किसी क्षेत्र में कंसोलिडेशन होता है तो थोड़ी स्पर्धा कम होती है। पैसे जला के बिजनेस लाने की जगह पे पैसे बनाने के बिजनेस ग्रो करने की तरकीबें की जाएगी। तो मेरे हिसाब से दिस डील will become a catalyst for media sector। उसका वैल्यूएशन कहीं पे बॉटम हो जाएगा। आज की तारीख में मीडिया सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट कैप बहुत ही कम रह गया है एंड भविष्य में मीडिया क्षेत्र अच्छा करेगा ऐसा लगता है। और यहाँ पर आपको बता दें कि आप जो चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, वो इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट का हिस्सा है और इसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। तीसरी तिमाही में GDP ग्रोथ काफी दमदार रही है। कैसे GDP के आंकड़े आज आवाज अड्डा में, इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब खबरें अनंत और राधिका के प्री वेडिंग इवेंट की। कल से अनंत, मुकेश अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी शुरू होगी। इसके लिए दुनिया भर से खास मेहमान जामनगर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। शाहरुख खान अपनी फैमिली के साथ पहुंचे हैं, रियाना भी पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा सलमान खान, रणवीर कपूर समेत बॉलीवुड के कई सितारे आए हुए हैं।
जामनगर में सितारों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। एक के बाद एक बॉलीवुड के दिग्गज पहुंच रहे हैं, साथ ही बिजनेस वर्ल्ड के लोग भी आएंगे और कुछ राष्ट्राध्यक्ष और पूर्व राष्ट्राध्यक्ष भी आने वाले हैं। तो ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मेहमान आ रहे हैं इस प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए। साल की सबसे हाई प्रोफाइल सेलिब्रेटरी इवेंट आप बोल सकते हैं। जामनगर एयरपोर्ट इस वक्त देश के व्यस्ततम एयरपोर्ट्स की तरीके से काम कर रहा है। एक छोटे से एयरपोर्ट पर 50 से 100 विमान आएंगे जाएंगे इंटरनेशनल सवारियां लेकर, और साथ ही पास के राजकोट एयरपोर्ट पर भी इसी तरीके की व्यस्तता है। लगातार मेहमान पहुंच रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े सितारे परफॉर्म भी करेंगे। रियाना परफॉर्म करने आई हैं। इसके अलावा अरिजीत सिंह, म्यूज़िक डायरेक्टर अजय अतुल और जादूगर और तमाम मनोरंजन का इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हैं। पूरा जामनगर इस वक्त अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी के रंग में रंगा हुआ है। रिलायंस का बहुत बड़ा इस्टेब्लिशमेंट जामनगर में, जामनगर रिफाइनरी और रिलायंस टाउनशिप, और ये पूरा का पूरा जो सेटअप है वो इस वक्त अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी के लिए तैयार है। दोनों परिवार भी वहाँ पहुँच चुके हैं। अंबानी परिवार और मर्चेंट परिवार, ये लोग मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। और इस ख़ास आयोजन में, बड़े ही दिलचस्प आयोजन में जामनगर के स्थानीय लोगों की भी खासी रुचि है। इतने मेहमानों के एक साथ आने से वहाँ कई तरह की कलाकृतियों और जो कारीगरी है उसको भी खासा बढ़ावा मिल रहा है। शॉपिंग अच्छी खासी हो रही है वहाँ पर। और अंबानी परिवार ने अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत अन्न सेवा के साथ की है। कल जामनगर में रिलायंस टाउनशिप के पास ही जोगवड़ गांव में मुकेश अंबानी और अनंत अंबानी ने अपने हाथ से भोजन परोसा और अन्न सेवा की शुरुआत की। यहाँ 51,000 लोगों को भोजन कराया जाना है। ये पारंपरिक अन्न सेवा 2 दिन तक चलने वाली है। अंबानी परिवार और राधिका मर्चेंट के परिवार के कई लोगों ने भी इस अन्न सेवा में हिस्सा लिया और गांव वालों को अपने हाथ से पारंपरिक गुजराती व्यंजन परोसे। प्राइवेट अस्पतालों में महंगे इलाज पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट अस्पतालों में चार्ज होने वाली ऊंची फीस पर आपत्ति की है और केंद्र को अहम निर्देश भी जारी किए हैं। पूरी डिटेल बता रहे हैं सुमित मेहरोत्रा। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की बात किया तो एक बड़ा डायरेक्टिव सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। डायरेक्टिव इस तरह से समझिए कि प्राइवेट अस्पताल जो है वो एक बड़ी भारी भरकम फीस जो है वो चार्ज करते हैं, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आते हुए दिखाई पड़ी है। उनका ये कहना है कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जो स्टैंडर्ड फीसेस हैं, उनके ऊपर फीस जो है उसके ऊपर एक तय किया जाए, उसकी सीमा तय की जाए, ताकि जो इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा ना आता हुआ दिखाई पड़े। और इसी महीने के अंदर ये नोटिफिकेशन दरों को लेकर जारी करने की बातचीत भी की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो केंद्र लागू नहीं कर पाएगा इस चीज़ को तो सुप्रीम कोर्ट खुद CGHS लागू करेगा। ये CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड जो टैरिफ्स होंगे उनको जारी करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये बड़ा डायरेक्टिव है। इस डायरेक्टिव के बाद ब्रोकरेज हाउसेस मैक्वेरी की तरफ से भी एक रिपोर्ट आई है। उनका ये भी कहना है कि जो CGHS से रिलेटेड दवाइयाँ या जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो नॉर्मल बेनिफिट से 40 से 50% सस्ते हैं। तो ये इम्पैक्ट तो करेगा और बड़ा इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर ऐसा होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए एक खराब ट्रिगर के तौर पर इसे देखा जाएगा। और इसीलिए उनका ये भी मानना है कि ये जो बाकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जैसे जैसे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। इसीलिए अपोलो हॉस्पिटल जैसे प्लेयर हुए या फिर मैक्स जैसे जो प्लेयर हुए जो कि लार्जेस्ट प्लेयर हैं स्पेस पे, तो उनके ऊपर इम्पैक्ट कर सकता है। अभी वो फिलहाल वेट एंड वॉच का नजरिया रख रहे हैं, लेकिन आगे चल के इनके रेवेन्यूज के ऊपर इम्पैक्ट इसका जरूर देखने को मिलेगा। और शायद मार्केट इसी को रीड करके गया जिसके दम पर आज तेज बिकवाली यहाँ होते हुए दिखाई पड़ी। और इस पूरे मामले पर हमने बात की CCI के फॉर्मर DG और इस मामले में याचिकाकर्ता KK शर्मा से। हमने उनसे पूछा कि ये जो निर्देश आए हैं उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया, क्या उन्हें लगता है कि
महंगे इलाज से मरीजों को छुटकारा मिल जाएगा सिर्फ इस आदेश से? तो देखिए उनका क्या जवाब है। हाँ, ये कानून जो था जो 2010 से पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर अमल नहीं हो रहा था, और 2020 में इसको हमने फाइल किया था, उसमें टाइम था, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप 6 हफ्ते के टाइम में इस पर कोई निर्णय लें और आपको जो रेट डिटरमिन करना है उसको कर दीजिएगा। अगर आप नहीं कर पाते हैं उस केस में आपको अगली हियरिंग के बाद ये डायरेक्शन मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से कि जो सीजीएचएस के रेट्स हैं जो ऑलरेडी डिटरमिन्ड है अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, उनको लागू कर दिया जाए। उसके बाद जब आप रेट डिटरमिन करेंगे तब तक हो जाए। इससे जो एडवांटेज होगा अगर ये हो जाता है कि जो हमारे पास जो ओपीडी के रेट्स हैं, जो 235 सीजीएचएस का रेट है, जबकि प्राइवेट रेट जो है 1500, 2000, 20000, किसी भी 1500, 1700, 700, 800 अलग अलग लोग चार्ज करते हैं। रूट कैनाल जो 500-700 रुपए का होता है सीजीएचएस रेट में, वो बाहर के रेट में जो करीब 15,000, 16,000, 17,000 तक उसमें लिया जाता है। सिजेरियन ऑपरेशन जो वहां पे 14,000 का है, बाहर में उसको 50,000, लाख, 1.5 लाख कुछ भी लेते हैं। अगर ये हो जाता है या तो वो रेट डिटरमिन कर देते हैं या सुप्रीम कोर्ट सीजीएचएस को लागू करता है, तो इससे एक आम आदमी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और हमने के शर्मा से ये भी पूछेगा कि याचिकाकर्ता होने के नाते उनको क्या लगता है हॉस्पिटल्स इस पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, तो देखिए उनका क्या जवाब था। इसमें कई डॉक्टर लोग जो चलाते हैं उनका भी मानना है कि जो हॉस्पिटल्स को चलाने की प्रक्रिया है वो ट्रस्ट या सोसाइटी होते हैं, उनको लैंड वगैरह सब कंसेशन रेट पे मिलती है, तो वो जो वादे किए जाते हैं वो बाद में होते नहीं है। बट जो भी रेट्स होंगे उसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसका ध्यान रखेगी कि वो प्रॉफिटेबल रहें। ऐसा नहीं है कि उनको जो है प्रॉफिट ना हो, बट ये है कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटियरिंग नहीं होगा। तो वो प्रॉफिट उनको होगा, उनको जो है वायबल रहेंगे, उसी हिसाब से रेट्स दर किए जाएंगे। ये जब भी सरकार इस पे काम लेगी तो इसका ध्यान रखेगी कि वो जो है ऐसा नहीं है कि लॉस मेकिंग एंटिटी बन जाए, तो उसका प्रॉफिट होता रहेगा, एक्सेस प्रॉफिटियरिंग नहीं हो। इधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कुलदीप पठानिया ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले 6 कांग्रेसी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। उन्हें पार्टी व्हिप के उल्लंघन का दोषी माना गया है। अयोग्य विधायकों में राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, देवेंद्र भुट्टो, इंद्रदत्त लखनपाल, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा शामिल हैं। बागी विधायकों पर एक्शन के बाद हिमाचल प्रदेश का सियासी पारा हाई है। स्पीकर के एक्शन के बाद सभी 6 बागी विधायकों ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने का मन बना लिया है। विधानसभा स्पीकर ने कहा है कि विधायकों ने लोगों के जनमत का अपमान किया है, इसलिए उनकी सदस्यता खत्म की गई है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए हमसे 24 घंटे अपडेट के लिए सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।